हेलो बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें हम पढ़ रहे थे रियासतों का विलय। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा है उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए कि मुझे जो है आज़ाद होना है। इसके बाद किसका नंबर आया? हैदराबाद का नंबर आया। ठीक है, हैदराबाद के जो निज़ाम होते थे, हैदराबाद में क्या होते थे? निज़ाम होते थे। उन्होंने भी घोषणा कर दी कि हम भी क्या होंगे? आज़ाद होंगे। इसी तरह से जो भोपाल के जो नवाब थे, भोपाल में कौन होते थे? नवाब होते थे। वो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। लास्ट ईयर जब हमने संविधान के बारे में पढ़ा है तो हमने उसमें यही पढ़ा है कि इतनी सारी रियासतें थी, उनको भी संविधान सभा में शामिल होने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो अब रजवाड़ों के शासकों के रवैये से बात आज़ाद हो गई कि अब तो भारत जो है कई छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएगा। लोकतंत्र का भविष्य भी कैसा लग रहा था कि अब तो लोकतंत्र भी भारत में स्थापित नहीं हो सकता। तो अब ये जो बागडोर संभाली अखंड भारत को बनाने की, किसने संभाली? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली। अब छोटे बड़े जब इतने सारे देश बंटने की संभावना हो गई तो अंतरिम सरकार ने जो एक कड़ा रुख अपनाया। उनका क्या मानना था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस तो क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि रजवाड़े जो हैं अपनी अलग अलग देश बनाएं या अपने अपने अलग अलग राज्य बनाएं। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो कहती थी नहीं, रियासतों को छोड़ दो, उनको जहां शामिल होना है, अकेले रहना है, वो अपने आप देखेंगे। लेकिन सबसे प्रमुख भूमिका किसकी आ गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने क्या करा? बड़ी चतुराई दिखाई और बड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने जो है अखंड भारत का निर्माण किया। ठीक है, अब जब हमें रियासतों की बात कर रहे हैं तो तीन बातें सामने आती हैं। कौन सी? पहली बात तो ये थी कि ज़्यादातर जो रियासतें थी वो किस में शामिल होना चाहती थी? ज़्यादातर रियासतें भारत में शामिल होना चाहती थी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भारत सरकार का जो रुख था, यानी जो भारत सरकार थी वो थोड़ा सा लचीला रुख अपना रही थी कि चलो कोई नहीं, अगर ये रियासतें भारत में शामिल मुश्किल से हो रही हैं तो हम इनको थोड़ी सी रियायतें दे देंगे। और जो इन राजाओं को प्रीवी पर्स नाम से, ये बाद में हमारा प्रीवी पर्स क्या है? राजाओं को एक तरह से जो है पेंशन और भत्ते दिए गए, वो प्रीवी पर्स है। ठीक है, उन्होंने चलो लचीला रुख अपनाया कि चलो इनको हम कुछ ना कुछ रियायतें दे देंगे। जैसा कि हमारा क्या हुआ, ये लचीला रुख अपनाने की वजह से हमें कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा है? जम्मू कश्मीर समस्या को, कि इतना विकराल रूप धारण कर लिया जम्मू कश्मीर की समस्या ने। किसकी वजह से? सरकार के लचीले रुख की वजह से। अब भारत सरकार ने क्या किया? जब हम बात कर रहे हैं कि विविधता में एकता है, तो उनको सम्मान देने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों की जो है मांगों को संतुष्ट करने के लिए ये रुख अपनाया था। अब शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़ों को उन्होंने भारत में शामिल कर लिया। इसके लिए क्या करा है उन्होंने? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे बोलते हैं विलय का सहमति पत्र। विलय का सहमति पत्र जो है सब राजाओं को दिया गया, जिसमें उनकी सहमति ली गई कि आपको जो है भारत में शामिल होना है और इसके बदले में आपको क्या दिया जाएगा? कुछ रियायतें दी जाएंगी, प्रीवी पर्स दिए जाएंगी। लेकिन इससे पहले जूनागढ़, जिन जिन रियासतों ने जो है समस्या पैदा करी या जिनको शामिल करने में थोड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी हैं? जूनागढ़ है, हैदराबाद है, मणिपुर है और जम्मू कश्मीर है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि सरकार का नज़रिया क्या था? सरकार का नज़रिया क्या था कि कांग्रेस चाहती थी, जो कांग्रेस थी अंतरिम सरकार, कि रियासतों को हम भारत में शामिल करेंगे लेकिन कुछ रियायतें देकर। ठीक है, कांग्रेस ने वैसे रजवाड़ों का विरोध किया कि आपको भारत में ही शामिल होना है, अलग से देश नहीं बनाना है। तीसरी बात ये कि उन्होंने विलय का सहमति पत्र जो है ये लगाया कि आपको अपने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे भारत में शामिल होने से पहले। तो सरदार पटेल ने अधिकतर सभी राजाओं को, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ये जो 4 रियासतें हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी यहाँ पर हैदराबाद रियासत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।